हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का MBBR टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, हर एक इक्विपमेंट का क्या क्या यूज होता है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्चुअली होता क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दैट मीन्स इसमें पहला वर्ड तो है सीवेज। सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी। ट्रीटमेंट प्लांट दैट मीन्स वॉशिंग मशीन टाइप का एक समझ सकते हो कि हम लोग गंदा कपड़ा को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो साफ हो जाता है। तो यहाँ पर गंदा पानी की वॉशिंग मशीन है, उसी को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं कि मतलब गंदा पानी को साफ करना ही इसका काम होता है। सो इसमें एक तो MBBR टेक्नोलॉजी हो गया, मूविंग बेड बायोरिएक्टर, देन आता है अपना MBR टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है अपना SBR टेक्नोलॉजी। बाकी और भी होते हैं बट ये तीनों मेजर होते हैं जो हर जगह पर आपको देखने को जनरली मिल जाते हैं। सो हम लोग इन्हीं तीन पर डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया एक बेसिक डेफिनेशन हो गई कि भाई हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बोलते हैं, इसको इसका बेसिक काम क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि सीवेज मतलब गंदा पानी। अब ये गंदा पानी आता कहाँ है, इसका सोर्स भी हमें पता होना चाहिए। तो गंदा पानी जैसे हमारा किचन हो गया, वॉशरूम्स हो गया, टॉयलेट्स हो गया, या अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे कैंटीन होती हैं उनका पानी हो गया, तो वो सब जो पानी आते हैं उसको हम लोग सीवेज में रखते हैं। इस पानी में कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज भी होंगी, जैसा कि आप भी जानते हो बिना इम्प्योरिटीज के तो हम प्लांट क्यों डाल रहे हैं। अगर इसमें कुछ गंदगी नहीं है तो हम प्लांट क्यों डाल रहे हैं, मतलब गंदगी तो है। तो अब इसमें कौन कौन सी गंदगी होती है, एक तो होती है अपनी फिजिकल इम्प्योरिटीज, दूसरी होती है अपनी केमिकल इम्प्योरिटीज, तीसरी होती है अपनी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। तो फिजिकल इम्प्योरिटीज में क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग नहाते रहते हैं तो अपना बाल टूट जाता है, वो फूड वेस्ट कुछ पानी के साथ में आगे चला गया, हमारा पानी की बोतल आगे निकल कर चली गई, या हमारा वो लकड़ी उकड़ी का कुछ पार्ट पानी में जा करके फ्लो होकर आगे निकल गया, तो ये सब फिजिकल इम्प्योरिटीज हो गई। देन आता है अपना केमिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल इम्प्योरिटीज में बेसिकली BOD COD हो गया, तो या नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये सब आ जाते हैं अपने केमिकल इम्प्योरिटीज में। देन आता है अपना बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल में अपना बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या अपना वायरसेस हो गए। सो हम अगर STP प्लांट को कवर कर रहे हैं तो हमें आपको BOD COD जानना बहुत ज़रूरी है। BOD एक्चुअली होता क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर जो भी उसमें पानी में हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी BOD हो जाएगी। COD क्या होती है, COD होता है कि जो भी पानी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब दोनों कंबाइंड हो गए, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों को डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको वो हम लोग COD में इंक्लूड करते हैं, मतलब वही हमें COD हमारा शो करता है। अब क्या होगा कि अगर हमने बिना ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर को नदी में डाल दिया, अब नदी में डाल दिया तो क्या होगा कि जैसे ही जाएंगे तो बैक्टीरिया को तो खाना मिलेगा, जैसे दिखेगा हाँ ये तो हाई BOD COD पानी आता है, वो तो लग जाएंगे खाने में। अब जैसे ही खाने में लग जाएंगे तो उनको डिग्रेड करने के लिए, वो खाना खाने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो नदी में से ऑक्सीजन लेंगे, और कोई तो सोर्स है नहीं उनके पास, तो नदी में से ऑक्सीजन लेंगे। और उस बैक्टीरिया मतलब जो हाई BOD COD का पानी जा रहा है, जैसे सपोज करो कि 200 ppm COD है, अब 200 ppm का पानी अपनी नदी में डाला, डेट मीन्स बैक्टीरिया को उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको खाने के लिए 200 ppm के अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब वो ऑक्सीजन उसने बैक्टीरिया नदी से ले, ओवरऑल नदी में जो हमारा रिवर है या नाला है ओवरऑल उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जो हमारा एक्वेटिक लाइफ हो गया या हमारा फिश वगैरह हो गई, ये सब इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये सब मरना शुरू हो जाएंगे। डेट मीन्स पूरा एक्वेटिक लाइफ हम डिस्टर्ब करेंगे। अगर हम अनट्रीटेड वाटर को नदी में डिस्चार्ज कर रहे हैं या किसी नाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम एक्वेटिक लाइफ को हम अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करते हैं। अगर हमारे नदी में जो है वो 4 ppm से नीचे, 4 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे अगर हमारा DO लेवल, DO डेट में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल चला गया तो हमारी मछलियाँ, एक्वेटिक लाइफ, ये सब कुछ जिंदा नहीं रहेंगी, सब मर जाएंगी।
तो उसमें क्या होगा, जैसे ही वो मरेंगे तो स्मेल आना शुरू हो गया, गंध मारना। जैसे कि आप कहीं कहीं पर जाते हो तो नाले वगैरह आपको दिख जाते हैं, तो वहाँ से स्मेल बहुत आती है। स्मेल आती है, दैट मीन्स वहाँ पर मेन रीजन यही होता है उस नाले में ऑक्सीजन रहती नहीं है। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं रहती? बिकॉज अब जो सीओडी बीओडी है उसको कवर करने में, उसको खाने में बैक्टीरिया ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन नहीं रहती है तो स्मेल आने लगता है, गंध आने लगती है। सो बेसिकली एसटीपी प्लांट जब भी कंपनियां डालते हैं उसका मेन मोटो होता है कि इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट अच्छा रहे, हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहे, प्लस जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम ट्रीटेड वाटर निकाल सके, उसके लिए हम लोग प्लांट का यूज करते हैं, मतलब प्लांट हम इंस्टॉल करवाते हैं। इसमें प्लांट में होता क्या है, एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं कि पानी डाला उधर हमें आउटलेट ट्रीटेड वाटर निकल गया, ऐसा नहीं होता। उसमें कई स्टेजेस में पास होना पड़ता है, जैसे कि अपना प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, देन फाइनल टर्सरी ट्रीटमेंट होता है। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक रहता है कि सीवेज वाटर कलेक्शन टैंक एक होती है। आप प्लांट में जाओगे तो आपको कॉमनली यही मिलेगा। तो एक सीवेज वाटर टैंक होते हैं, टैंक का नाम अलग अलग हो सकता है बट रहता सब कुछ यही है। टैंक का बेसिक पर्पज क्या होता है कि जो भी हमारा, जैसे इसमें बाई ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेट हर जगह से सीवेज आता है, बाई ग्रेविटी आता है। अब बाई ग्रेविटी आ रहा है, दैट मीन्स उसको एक जगह पर हमें कलेक्ट करना रहेगा तभी हम प्रोसेस में ले पाएंगे। तो जो जगह जगह से, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हर एक टॉयलेट से अलग अलग पानी निकल कर आया, कैंटीन का वेस्ट वाटर निकल कर आया या वॉशरूम्स का पानी निकल कर आया, तो उसको हम सीवेज वाटर कलेक्शन टैंक में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है स्क्रीन चेंबर। स्क्रीन चेंबर का बेसिकली वर्क होता है कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जैसे बॉटल प्लास्टिक की आ गई, पॉलीथीन कोई बहकर पानी में आ गई, चूँकि डोमेस्टिक वेस्ट ज़्यादा, घरेलू पानी ज़्यादा चांसेस होता है इसके, प्लस लकड़ी का टुकड़ा अगर हमारा आ गया या कोई हैवी मेटल्स आ गए तो उनको वो होल्ड कर लेगा। देन अपना पानी आता है ग्रीट चेंबर में। तो ग्रीट चेंबर का बेसिकली पर्पज क्या होता है कि जो हमारे पानी में सैंड हो गया या स्टोन्स हो गए या ग्लास वगैरह हो गया, चूँकि घरेलू पानी जा रहा है तो हो सकता है, तो उन सबको एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए हम लोग ग्रेट चेंबर का यूज करते हैं। वो एक टैंक ही होती है, पानी जाता है, ओवरफ्लो कर आगे बढ़ जाता है, तो जो नीचे बॉटम में पूरा जो हमारा ग्रेट वगैरह हो गई, सैंड वगैरह हो गया, वो कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे अगर हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तो आगे हमारे डाउन स्ट्रीम में जो पंप वगैरह होगी उसके इम्पेलर में जाकर बैठ जाएगा, तो फिर उसको ब्रेक करेगा। नेक्स्ट अपना है ऑयल एंड ग्रीस चेंबर। ऑयल एंड ग्रीस चेंबर क्या होता है कि जो पानी हमारा, जैसे हमने अब आपको बताया कि किचन या बड़ी इंडस्ट्री में जो कैंटीन वेस्ट आता है, कैंटीन वेस्ट डेट मीन्स ऑयल भी उसमें रहेगा, कुछ ग्रीस के भी पार्ट रहेंगे, तो उन सबको यहाँ से हम ट्रैप करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैकेनिकल सिस्टम होता है, कोई पंप रहती है, तो उसको सक्शन के थ्रू वो ऊपर की एक लेयर बन जाती है। जो भी ऑयल, अगर ऑयल जाएगा तो डेंसिटी उसकी ऑयल की कम होती है, पानी की ज़्यादा होती है, तो ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो जो हमारे वैक्यूम पंप होती है ऊपर की लेयर को उठाकर ऑयल एंड ग्रीस टैंक में उठाकर डाल देंगे। तो यहाँ से हम ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव कर लेंगे। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में, जैसे यहाँ पर हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा MBR टैंक है, MBBR टैंक में जाएगा तो वहाँ पर ऑयल की एक लेयर बन जाएगी, ऑयल ग्रीस की। अब वो लेयर बन जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि हम एरिएशन, तो पानी हम एरिएशन के लिए हम डाल रहे हैं एयर, तो ऑक्सीजन को थोड़ा टाइम के लिए वो होल्ड करेगा, प्रॉपर मिक्स नहीं होने देगा, या अपने जो स्लज की सेटलिंग होती है उसमें हमें इशू आएगा। तो उन सबसे बचने के लिए हम लोग ऑयल एंड ग्रीस चेंबर का यूज करते हैं। वो मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू हम पूरा ऑयल एंड ग्रीस को ट्रैप कर लेते हैं। देन अपना आ जाता है पानी इक्विलाइजेशन टैंक में। इक्विलाइजेशन टैंक दैट मीन्स जब हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होने के बाद पानी फाइनली आ जाता है इक्विलाइजेशन टैंक में। तो इक्विलाइजेशन टैंक में यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक ब्लोअर की हेल्प से एयर देते रहते हैं। जैसे ही एयर देंगे दैट मीन्स ये पानी मिक्स होता रहता है, ऐसे मिक्सिंग होता रहता है। ये हम क्यों करते हैं, हमें ये टैंक लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इक्विलाइजेशन टैंक की? बिकॉज ऑफ अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो जो हमारा, मान लो किसी पानी का COD कम है, किसी पानी का COD ज़्यादा है, तो वो आएगा। तो मान लो यहाँ पर हमने डायरेक्ट दे दिया, तो अभी जैसे करंट में हमारा लो COD BOD का पानी चल रहा है जिसमें इम्प्योरिटीज कम है, वो जा रही है, तो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है। बट सडनली हमारा लोड ज़्यादा हो गया। अब लोड ज़्यादा हो गया तो जैसे ही MBBR टैंक में आएगा तो बैक्टीरिया उसको प्रॉपर खा नहीं पाएगी, तो डिग्रेड नहीं कर पाएगी, तो वो हमारा आगे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। डेट मीन्स जो शॉकिंग लोड होता है, मतलब अचानक लोड आ जाना,
उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए इक्वलाइजेशन टैंक का यूज करते हैं कि उसमें एयर डालते रहते हैं कि अगर कम सीओडी बीओडी का पानी आया, लो इम्प्योरिटीज का आया तो वो आकर कलेक्ट हुआ, हाई इम्प्योरिटीज का आया तो वो कलेक्ट हुआ, दोनों मिक्स होकर एक कॉमन इम्प्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं। देन अपना पानी आ जाता है, यहाँ पर हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। इसके बाद इक्वलाइजेशन से पानी हम लोग कोगुलेशन टैंक में डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कोगुलेशन का पर्पज क्या होता है, बेसिक पर्पज क्या होता है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस का। तो जो अपना पानी है, जो भी सीवेज हो गया या इफ्लुएंट वाटर हो गया, जैसे कि हमने एटीपी में भी बताया था ये पॉइंट, तो उसमें क्या होता है कि वाटर के अंदर कुछ कोलाइडल पार्टिकल होंगे, कुछ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल। तो उनको क्या होता है, उनको हमें सेटल करके अलग करना होता है। अगर वो आगे जाएंगे तो हमारे सिस्टम पर लोड बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी हमारे सिस्टम की कम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग कोगुलेशन का यूज करते हैं। अब कोगुलेशन होता क्या है, जैसा कि हमने बताया कि उसमें कुछ फाइन पार्टिकल होंगे। अब पार्टिकल होंगे तो उसमें कुछ चार्ज होंगे। अब चार्ज इसमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब नेगेटिव चार्ज, अगर दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, बिकॉज ऑफ एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो उनको न्यूट्रल करना होता है। न्यूट्रल करने के लिए हम लोग एज अ कोगुलेंट एलएम या पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम लोग एलएम डालते हैं या पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट मीन्स पीएसी का यूज करते हैं। तो उसको जैसे ही वो जाता है तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अब न्यूट्रल कर देगा तो जो भी पार्टिकल हो गए वो छोटे छोटे फ्लॉक बनाना शुरू किए। अब छोटे छोटे फ्लॉक बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो छोटे छोटे फ्लॉक बना रहे हैं। अब वो बनाएंगे तो पानी आगे वही पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। ये दोनों टैंक एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ पर कोगुलेशन हुआ, ये आगे चला गया, छोटे छोटे फ्लॉक बन गए। मतलब फिर आसान भाषा में समझो कि पानी, कोगुलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, पानी से स्लज को अलग करना, उसको फाड़ देना। अब फाड़ेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लॉक बनेंगे, तो छोटे छोटे फ्लॉक ओवरफ्लो होकर फ्लोकुलेशन प्रोसेस में जाएंगे। फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अपना पॉलीमर की डोजिंग होती है। कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, एनायन पॉलीमर और केटाइन पॉलीमर का जनरली यूज करते हैं हम लोग। नॉन आयनिक पॉलीमर का जनरली हम लोग बहुत कम ही यूज में आता है वो। तो इसमें पॉलीमर की डोजिंग हुई तो जो यहाँ पर छोटे छोटे इतने बड़े बड़े फ्लॉक बना था वो यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े फ्लॉक बन गए। तो यहाँ पर अंदर एजिटेटर दोनों में लगा रहता है, तो वो पानी को सर्कुलेट कराता रहता है, मतलब घुमाता रहता है। अब वो घुमाएगा तो यहाँ पर बड़े बड़े फ्लॉक बनकर नीचे सेटल होना शुरू करेंगे। अब फ्लॉक बन गए, बड़े बड़े हो गए, तो ये पानी आगे अपना जाता है। बस यहीं पर इसका कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। मतलब पानी से स्लज को अलग कर दिया, छोटे छोटे फ्लॉक बना दिया कोगुलेशन में। यहाँ पर हमने पॉलीमर की डोजिंग कर दिया तो सेटल होकर नीचे आ गए। देन ये पानी ओवरफ्लो होकर अपना आ गया ट्यूब सेटलर में। ट्यूब सेटलर भी एक जनरली क्लेरिफायर भी होता है, इसको प्राइमरी क्लेरिफायर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पैकिंग लगी होती है, एक प्लेट टाइप की लगी होती है पीवीसी का। तो वो ऐसे एंगल पर लगी होती है, अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री के एंगल पर लगी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें पूरा पैक होता है। अब जब ये पानी जो है, जो हमारा कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के बाद का पानी है, वो जैसे ही ट्यूब सेटलर में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पानी ऐसे ऐसे निकलेगा। तो जब ये ऐसे ऐसे निकलेगा तो स्लज यहाँ पर बॉटम में सेटल हो जाएगी इसकी, और पानी जो है ऊपर आ जाएगा। ट्यूब सेटलर में क्या होता है कि इसका थोड़ा रिटेंशन टाइम ज़्यादा हो जाता है। पानी को आराम से सेटल होने के लिए उसको टाइम, जो रिटेंशन टाइम होता है, वो सेटल होने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। उसके लिए हम लोग ट्यूब सेटलर का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा क्लियर वाटर ऊपर हो गया, स्लज हमारी नीचे बैठ गई, तो ये क्लियर वाटर होकर यहाँ पर आ जाता है क्लियर वाटर टैंक में। प्राइमरी क्लियर वाटर टैंक या इंटरमीडिएट टैंक भी कहीं कहीं पर बोलते हैं। तो उसमें आ गया, ये क्लियर वाटर आ गया। देन जो यहाँ पर स्लज इकट्ठा हुई, उस स्लज को हम लोग ले लेते हैं स्लज होल्डिंग टैंक में। अब स्लज होल्डिंग टैंक में जैसे कि इसका भी स्लज आएगा, प्लस अपना MBBR का भी स्लज आएगा, जब और एनॉक्सिक का भी आएगा। एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको रिसर्कुलेट कराते रहते हैं। तो स्लज होल्डिंग टैंक में आ गया। तो अब ये क्या करेगा, स्लज होल्डिंग टैंक के बाद अगर हमारे पास माइक्रो प्रेस है तो उसमें डालेंगे, फिल्टर प्रेस है तो वहाँ से हम डीवाटरिंग कर सकते हैं, या हमारा अगर स्लज ड्राइंग बेड है तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका खत्म हो जाता है। देन यहाँ से जो हम प्राइमरी क्लियर वाटर टैंक का पानी है उसको हम ले जाकर सीधे सेकेंडरी में ले जाएंगे, वो एनॉक्सिक टैंक में। सो एनॉक्सिक टैंक में होता क्या है, एनॉक्सिक टैंक में और कुछ नहीं होता, हम एरिएशन के लिए कोई एयर नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। यहाँ पर एक
एक एजिटेटर लगा देते हैं। ये एजिटेटर क्या करता है कि पानी को मिक्स करता रहता है, और प्लस जो हमारा MBVR टैंक है, यहाँ से हम एक्टिवेटेड स्लज को हम रिसर्कुलेट कराते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। या अपना सेकेंडरी क्लेरिफायर में भी एक्टिवेटेड स्लज होता है, तो दोनों की लाइन कॉमन करके हम यहाँ से भी इसको रिसर्कुलेट करा सकते हैं। सो अब यहाँ से जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज भी गया MBVR टैंक से भी हमने ले लिया, या क्लियर वाटर टैंक से हम ले रहे हैं कि एज पर आपके प्रोसेस के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक्टिवेटेड स्लज हमें लेना है। अब वो चाहे आप यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों में से आप ले सकते हो, एज पर डिजाइन के हिसाब से आपका रहता है। और यहाँ से जो आपका प्राइमरी क्लियर वाटर टैंक से हमारा वेस्ट वाटर आया, यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज आई, यहाँ एजिटेटर लगा हुआ है, मिक्स कर रहा है। अब ये क्या करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। दैट मीन्स जो हमारा नाइट्रेट होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये दोनों एक्टिवेटेड स्लज मिक्स हुए तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, और नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में आराम से निकल जाती है। तो उसके लिए हम लोग केवल नाइट्रेट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग एनॉक्सिक टैंक का यूज करते हैं। तो अब इसमें आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि भाई हमें यही अगर करना है, एक्टिवेटेड स्लज लेना है, ये प्राइमरी क्लियर वाटर का पानी लेना है, तो हम MBR में भी वही डाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं, हम एनॉक्सिक क्यों लगाएंगे। तो जब उसमें होता क्या है कि जो हम MBVR में अगर डायरेक्टली हम डाल रहे हैं, तो हमारा MBVR टैंक है, वहां से अमोनिया जो होती है उसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि एनॉक्सिक टैंक जो हमारी है वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में निकाल देती है। इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है एनॉक्सिक टैंक लगाना, ना कि MBVR में तो हमारा अगर जाना ही है, या एरिएशन है हमारा वहाँ भी जाना है, तो हमें इसकी एनॉक्सिक की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए होती है कि हम इसको नाइट्रेट जो है हमारा उसको हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकें, और नाइट्रोजन हमारा ओपन टू इन्वायरमेंट रहता है, ओपन रहता है, तो वो बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में। तो इसका एक सिंपल सा रिएक्शन समझ लो तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। नाइट्रेट दैट मीन्स NO3-, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2-, आगे रिएक्ट करके ये सीधे सीधे नाइट्रोजन N2 जो है वो हमारा इन्वायरमेंट में निकल जाती है। मतलब इसी के लिए हम लोग एनॉक्सिक का यूज करते हैं। मतलब आप सिंपली समझिए कि MBVR टैंक हो गया, एरिएशन टैंक हो गया, वहाँ पर हम नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनॉक्सिक टैंक में हम क्या कर रहे हैं, एनॉक्सिक टैंक में हम डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा नाइट्रेट है उसको हम कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में ला रहे हैं, वो नाइट्रोजन हमारी इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो वो हमारा एक पैरामीटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम लोग एनॉक्सिक टैंक का बेसिकली यूज बस केवल नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन के लिए होता है, नाइट्रेट को खत्म करने के लिए N2 में कन्वर्ट कर देंगे, वो इन्वायरमेंट में निकल जाएगा, उसके लिए हमारा यूज होता है। अब आया हमारा यहाँ से पानी हमारा आ गया MBVR टैंक में। सो ये फ्री फ्लोटिंग प्लास्टिक मीडिया डली होती है, प्लास्टिक की मीडिया रहती है, वो जैसे एयर जब उसमें जाती है तो वो मूव करती रहती है, पानी में घूमती रहती है। अब वो पानी में घूमती रहती है, दैट मीन्स जो उसका सरफेस होगा वहाँ पर बायोफिल्म क्रिएट होगा। बायोफिल्म दैट मीन्स बैक्टीरिया का एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, एक उसके ऊपर बायोफिल्म उसको बोलते हैं, उसको वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब वो क्रिएट हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ब्लोअर के थ्रू हम एयर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ डिफ्यूजर लगा होता है हमारा, हर एक जगह पर डिफ्यूजर होता है। अब ये डिफ्यूजर से हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही एयर गया तो जो हमारी प्लास्टिक मीडिया है, जैसे ही एयर गई तो ये रोटेट होना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, पूरे टैंक में घूमती रहेगी। अब घूमती क्यों रहेगी, इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बस और कुछ नहीं करता। तो इसके ऊपर क्या होगा कि ये जो लेयर है यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, इसको बोलते हैं बायोफिल्म लेयर। अब वो लेयर बन जाएगी तो इसमें जैसे हमने डिफ्यूजर से एयर इसको दिया तो ये मूव होना शुरू हो गया, दैट मीन्स इनके ऊपर जो है जो सरफेस हो गया, दैट मीन्स इसी को पकड़ लो कि अब ये सरफेस के ऊपर एक लेयर बन गई। लेयर में मतलब एक बायोफिल्म बन गया। अब बायोफिल्म बन गया तो क्या होगा कि यहाँ से हम एयर, इनको बैक्टीरिया की बायोफिल्म बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो या बैक्टीरिया एक ही चीज़ है, उनकी बायोफिल्म बनी है। अब वो क्या होगा कि यहाँ से हम एयर कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, दैट मीन DO जिसको बोलते हैं, DO हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया को, मतलब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर जैसे टैंक में जो वेस्ट वाटर हमारा यहाँ से आया, एनॉक्सिक टैंक से जो हमारा वेस्ट वाटर आया, उसमें से जो भी BOD COD का पार्ट होगा जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल का यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। जो बायोडिग्रेडेबल होंगे जो भी, उनको यहाँ पर वो बैक्टीरिया खाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पर वो उनको खाकर खत्म कर देगी, मतलब उनको डिग्रेड कर देगी। देन अपना वाटर यहाँ आ गया। यही बेसिक प्रोसेस होता है।
अब इसमें आपको आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको MBBR क्यों बोल रहे हैं, जबकि एडिएशन का ही प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज यहाँ भी है वहाँ भी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्लज जो है, जो एक्टिवेटेड स्लज जैसे एडिएशन में नीचे हमें मिल जाती है, जमी रहती है, तो उसको हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पर ये जो हम प्लास्टिक मीडिया डाल रहे हैं ना, उसके ऊपर लेयर बन रही है, बायोफिल्म बन रही है, उसके थ्रू हम करवा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो स्लज जनरेशन होता है वो कम होता है। एडिएशन में हम पैकिंग वगैरह ऐसे कुछ मीडिया नहीं डालते हैं, प्लास्टिक मीडिया हम नहीं यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्लज जनरेशन हमारा ज़्यादा होता है, इसमें स्लज जनरेशन हमारा कम होता है। तो यहाँ से हमने बायोडिग्रेडेबल जो भी हमारे थे उनको COD BOD को खाकर बैक्टीरिया यहाँ पर डिग्रेड कर लिया, मतलब खा लिया। अब जैसे ये खा लिया तो पानी अपना चला गया सेकेंडरी क्लेरिफायर में। अब क्लेरिफायर में गया तो यहाँ पर क्या होगा, एक टाइप का क्लेरिफायर बड़ी सी टैंक होती है, बीच में पानी जाएगा तो क्या होगा, साइड से पानी जो क्लियर वाटर है वो निकल जाएगा, और बीच में जो अपना बॉटम में एक कोन टाइप में होगा, बॉटम में जो आएगा वो अपनी स्लज आ जाएगी। अब वो स्लज क्या करेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया, एनॉक्सिक में जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है वो रिसर्कुलेट करा देंगे एनॉक्सिक टैंक में। फिर भी हमारे पास स्लज ज़्यादा बचता है तो वो स्लज हम यहाँ पर ले लेते हैं स्लज होल्डिंग टैंक में। जनरली यहाँ से ही ज़्यादा स्लज निकलता नहीं है, यहाँ से सीधा हम एनॉक्सिक टैंक में ले लेते हैं, रिसर्कुलेट करा देते हैं। तो एनॉक्सिक में हमारा काम, एनॉक्सिक का भी वर्क हो जाता है, मतलब जो हमारा नाइट्रिफिकेशन है वो भी अच्छे से हो जाता है। तो देन पानी अपना आ गया क्लियर वाटर टैंक में। आप क्लियर वाटर टैंक में आ गया पानी तो अपना क्या हो गया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस खत्म हुआ। टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस हो गया फाइन पार्टिकल हो गए, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया, उन सबको हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लियर वाटर टैंक से हमारा पानी जो है वो आ गया MGF में। MGF में आया, या इससे पहले हम लोग यहाँ पर, वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन प्लांट की कैसी है। यहाँ पर हम ओजोन डोजिंग करते हैं या हाइपो डोजिंग कर देते हैं, या H2O2, जो भी एज पर डिजाइन आपका जो होगा वो डोजिंग करते हैं। ये डिसइंफेक्टिव होते हैं कि इनकी डोजिंग करने से जो हम क्लियर वाटर टैंक है यहाँ पर ही सीधा हम डोजिंग कर देते हैं। डोजिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी जैसे बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो कुछ थोड़ा बहुत बचे हैं, प्रोटोजोआ हो गए, उनको एल्गी हो गया, उन सबको यहाँ पर वो ख़त्म कर देगा। देन अपना पानी आ जाएगा MGF में। MGF दैट मीन मल्टीग्रेड फिल्टर। इसकी भी ऑलरेडी हमने वीडियो पूरा डिटेल में डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, TSS को रिमूव करेगा, मतलब कम करेगा, TSS को कम करेगा मल्टीग्रेड फिल्टर के थ्रू। इसमें मल्टीपल लेयर होती हैं, तो उसके हेल्प से हम TSS को, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम कम करते हैं। देन अपना पानी आ गया ACF में। ACF दैट मीन्स एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का बेसिकली यूज होता है कि जो हमारा पानी का ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, उसको यहाँ से वो रिमूव करता है। प्लस जो हम यहाँ पर अगर हम हाइपो की डोजिंग किए हैं या ओजोन को डोजिंग किए हैं तो डीक्लोरिनेशन के लिए भी हम ACF का यूज करते हैं, कि वो भी हमारा, जैसे मान लो हमने हाइपो को डोजिंग किया तो वो भी हमारा ट्रीटेड वाटर में ना जाए, यहीं से हम उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग ACF का यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का। देन अपना पानी आ जाता है फाइनल ट्रीटेड वाटर टैंक में। अब ये फाइनल ट्रीटेड वाटर टैंक से अगर आप चाहो तो गार्डनिंग भी कर सकते हो, या अगर आपको रिसाइकिल करना है तो आप आगे MBR सिस्टम डालो या ZLD डालो, तो उसके थ्रू हम लोग यमी प्लांट डाल सकते हो, तो उसके थ्रू हम लोग पानी को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। या अगर हमें रीयूज करना हो तो हम यहाँ से इसको रीयूज कर सकते हैं। अगर रिसाइकिल करना हो तो आगे नेक्स्ट सिस्टम डालकर, RO वगैरह डालकर उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा जो यहाँ से ट्रीटेड वाटर, जो फाइनल ट्रीटेड वाटर टैंक से जो भी हमारा पानी निकला STP का, उस पानी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी हम प्लांटेशन में डाल सकते हैं, या किसी नाले में ड्रेन कर सकते हैं, या नदी में ड्रेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन्वायरमेंट पर हम कोई भी खतरा नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पानी होगा कि कहीं भी हम डाल दें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। तो ये हमारे लिए इतना प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट होता है कि ये हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट MBBR टेक्नोलॉजी में हम ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, देन हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, देन हमारा टर्सरी ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद हम पानी को कहीं भी ड्रेन कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको STP से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MBR पर डिस्कस करेंगे, देन हमारा SPR एक और रहेगा। यही 3 मेजर होते हैं, इन तीनों पर हमें डिस्कशन करना है। तो अपना MBBR हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MBR को देखेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।